हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, थोड़ा समय हमें मिला है नेट के पेपर की तैयारी के लिए। समय नहीं मिला हमें, ये जो समय मिला है ये हमारा गोल्डन टाइम है। इस समय में हम अपनी तैयारी को और भी चार चांद लगा सकते हैं। ये जो तैयारी हमारी है इसको हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो इस समय का सदुपयोग कीजिए। और आइए, आज आपके समक्ष मैं उपस्थित हुई हूँ। हमारा फर्स्ट चैप्टर है हिंदी भाषा और उसका विकास। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष आई हूँ। दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो ये नहीं होगी। मुझे पता आप सभी अच्छे से इसको तैयार कर रखा है, सभी ने हिंदी भाषा और उसकी विकास का जो चैप्टर हमारा है बहुत अच्छे से सभी का तैयार है। बस देखना ये है कि इन क्वेश्चन में से आज जो क्वेश्चन लेके आई हूँ 30 क्वेश्चन की ये सीरीज आपकी होगी। इस 30 क्वेश्चन में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन गलत होते हैं, कितने सही होते हैं ये मत देखना, ये देखना कितने गलत होते हैं। क्योंकि सही तो हम नहीं गिनना चाहते दोस्तों। अब सही गिनना छोड़ दो कि कितने सही हुए, ये गिनना आरंभ कर दो कि कितने गलत हुए और क्यों गलत हुए। कितने गलत हुए और क्यों गलत हुए इस पे विचार करना आरंभ कर दो। कितने सही हुए ये देखते तो बहुत समय हो गया हमें, और कितने सही हुए ये देखते देखते हमारे अंदर एक अहंकार आ गया कि हमारी तैयारी ना बहुत अच्छी है, हमारे तो बहुत ज़्यादा सही होते हैं। दोस्तों, अहंकार आप जानते हो कि मनुष्य को नीचे की ओर ले जाता है। इसलिए जब हमें किसी भी बात का अहंकार होने लगे ना, तो हम अपने आप का दृष्टिकोण थोड़ा सा चेंज कर लें, बदल लें, ताकि हमें हमारी सच्चाई का पता लग जाए। इसलिए कह रही हूँ दोस्तों, आज सभी ये देखेंगे कि कितने गलत हुए, और कमेंट करके भी मुझे यही बताएंगे कि कितने गलत हुए, और फिर उसके ऊपर कितने गलत हुए कमेंट कर दिया। बस इतना ही नहीं, उसके ऊपर सोचना भी है ये क्यों गलत हुए। क्योंकि यदि हम कोई भी चैप्टर करते हैं और उस चैप्टर पर हम सोचते हैं हम तो इसके मसीहा बन गए, हम तो इसके धुरंधर बन गए, जब क्वेश्चन करते हैं तो पता चलता है धुरंधर कब बनते हैं, जब एक भी गलत नहीं होता। इस 30 क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, मानती हूँ आसानी क्वेश्चन है आज के। कल इसके ऊपर थोड़े से कठिन क्वेश्चन लेकर आएंगे, परसों की सीरीज में और कठिन क्वेश्चन इसके लिए लेके आएंगे। लेकिन आज आप ये देखें कि आसान में से भी क्या मेरा एक तो गलत नहीं हो गया है, क्या मेरे दो तो गलत नहीं हो गए हैं, नहीं होने चाहिए थे। तब समझना आपकी तैयारी बहुत अच्छे से है और आपने अच्छे से तैयारी की है। आइए अब देखते हैं। अपने साथ ईमानदार बने रहिएगा और स्वयं को जांचिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपको समझने वाला कोई भी नहीं होता है। आप अपने आप को सबसे ज़्यादा समझ सकते हो, कहाँ कमी है कहाँ नहीं है। हम हर किसी से सब कुछ छुपा लेते हैं, लेकिन हम अपने आप से अपने आप को नहीं छुपा पाते। तो इसके लिए दोस्तों आप स्वयं देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है और कितनी नहीं है। आइए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे, यह कथन किसने कहा। विकल्प है जॉर्ज ग्रियर्सन, राहुल सांकरतैन, हेमचंद्र, पंडित राम नरेश त्रिपाठी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी, पंडित राम नरेश त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, विश्व की भाषाओं को मुख्यतः कितने भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। विकल्प है 12, 7, 15, 10। सही विकल्प का चयन कर फटाफट आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए, 12। विश्व की संपूर्ण भाषाओं को मुख्यतः 12 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। विकल्प है द्रविड़, सेमेटिक, भारोपीय, रेड इंडियन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, भारोपीय। हिंदी किस परिवार की भाषा है, भारोपीय परिवार की भाषा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे समक्ष है, भारतीय आर्य भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित हैं। विकल्प है चीनी, भारोपीय,
सूडानी, द्रविड़। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, भारोपीय। आप सभी जानते हो कि भारतीय आर्य भाषाएं हैं वो कौन किससे हैं? भारोपीय परिवार से हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। विकल्प है वैदिक संस्कृत, पाली, अवहट, प्राकृत। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा वैदिक संस्कृत। जो वैदिक संस्कृत है ये सबसे प्राचीन आर्य भाषा मानी जाती है। इससे वैदिक संस्कृत से फिर लौकिक संस्कृत निकली और लौकिक संस्कृत से फिर आगे भाषाओं का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों की भाषा थी। विकल्प है पाली, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सी, वैदिक संस्कृत। जो वेद ग्रंथ हैं उनकी रचना किसमें हुई? वैदिक संस्कृत में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है। इसमें कितने स्वर तथा कितने व्यंजन हैं? विकल्प है 11 स्वर 41 व्यंजन, 13 स्वर 39 व्यंजन, 12 स्वर 40 व्यंजन, 15 स्वर 37 व्यंजन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा बी, 13 स्वर 39 व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृत से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? लौकिक संस्कृत से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प है लौकिक संस्कृत में केवल 48 वर्ण शेष रह गए, लौकिक संस्कृत की ध्वनियों में जिह्वा मूलीय तथा उपध्वमानीय लुप्त नहीं हुए, रामायण महाभारत अष्टाध्यायी पुराण आदि ग्रंथों की रचना लौकिक संस्कृत में ही हुई है, लौकिक संस्कृत में वैदिक की अपेक्षा क्रिया रूपों और धातु रूपों में विशेष अंतर आ गया। जो कथन असत्य है उसका चुनाव करना है और कमेंट कर आंसर देना है। आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी, लौकिक संस्कृत की ध्वनियों में जिह्वा मूलीय व उपमाध्यमीय लुप्त नहीं हुए। दोस्तों लुप्त हो गए हैं। जो लौकिक संस्कृत थी उसमें जो जिह्वा मूलीय उच्चारण था वो लुप्त हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? हमारा बी आ गया। दोस्तों केवल इसमें आंसर ही नहीं देखना, आपको देखना है कि लौकिक संस्कृत की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो बस लुप्त हो गए नहीं नहीं को हटा देना, फिर ये चारों की चारों विशेषता किसकी है? आपके लौकिक संस्कृत की है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम है। विकल्प है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी, 500 ईस्वी से अब तक। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी। आप सभी जानते हैं कि 1000 ईस्वी में क्या आ गई थी? शौरसेनी आ गई थी। तो 1000 ईस्वी में शौरसेनी अपभ्रंशी का जन्म हो गया था। तो 1000 जो ईस्वी है उसमें उससे क्या हो गई थी? मध्यकालीन आर्य भाषा आरंभ हो गई थी। तो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम प्राकृत भाषा कहा जाता है। विकल्प है अपभ्रंश, संस्कृत, पाली, अवहट। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी, पाली।
देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। प्रथम प्राकृत भाषा कौन सी भाषा कहलाई आपकी? प्रथम जो प्राकृत भाषा है वो कौन सी भाषा कहलाई? पाली कहलाई। प्रथम प्राकृत यानी देखो, अगर हम भाषा के जन्म के क्रम का ध्यान दें तो हमें पता, सबसे पहले वैदिक संस्कृत आ गई, फिर उसका थोड़ा सा आसान रूप लौकिक संस्कृत आ गया, लौकिक संस्कृत के बाद में पाली आई, पाली से प्राकृत आई, प्राकृत से अपभ्रंश आई। इस प्रकार से भाषाओं का जन्म क्रम जो है वो निर्धारित किया गया। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्राकृत का जो प्रथम रूप था वो कौन सी थी? पाली। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्राकृत का उत्तरकालीन रूप क्या था, तो क्या आ जाएगा? अपभ्रंश आ जाएगा। प्रथम प्राकृत को पाली कहा गया और अंतिम प्राकृत को या प्राकृत के उत्तर भाग को क्या कहा गया? अपभ्रंश कहा गया। ये क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछा जाता है, तो हमें ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई? विकल्प है संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा डी, किसमें? पाली में। सभी जानते हैं त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में पाली भाषा में लिखित रचना है। विकल्प है महाभारत, कर्पूर मंजरी, जैन ग्रंथागम, मिलिंद पन्हो। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, मिलिंद पन्हो, जो है ये पाली भाषा में लिखित रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सद्ध नीति व्याकरण के रचनाकार कौन थे? विकल्प है मोगलान, कच्चान, अगवंश, अश्वघोष। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? आंसर आ जाएगा सी, अगवंश। जो सद्ध नीति व्याकरण है उनके रचनाकार कौन थे? अगवंश थे। अगला क्वेश्चन है, कच्चायन व्याकरण किस भाषा में लिखा गया है? कच्चायन व्याकरण किस भाषा में लिखा ग्रंथ है? विकल्प हैं संस्कृत, प्राकृत, पाली, खड़ी बोली। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। कच्चायन व्याकरण है ये पाली भाषा में लिखा गया है और इसके लेखक भी कौन माने जाते हैं? कच्चायन ही माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृत भाषा को अर्धमागधी, चूलिका, पैशाची और अपभ्रंश इन 3 भागों में किसने वर्गीकृत किया है? विकल्प है वरुचि, हेमचंद्र, जॉर्ज ग्रियर्सन, मार्कंडे। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हेमचंद्र। हेमचंद्र ने प्राकृत भाषा को 3 भागों में विभाजित किया, अर्धमागधी, चूलिका, पैशाची और अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस भाषा का संबंध मगध के मध्यवर्ती देश से था? विकल्प है प्राकृत का, सोरसेनी प्राकृत का, अर्धमागधी प्राकृत का या मागधी प्राकृत का। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सी, अर्धमागधी प्राकृत। किस भाषा का संबंध मगध के मध्यवर्ती देश से था? अर्धमागधी प्राकृत। अगला क्वेश्चन है, मार्कंडे ने मागधी की उत्पत्ति किससे बताई है? विकल्प है सोरसेनी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, अपभ्रंश प्राकृत। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
आंसर हो जाएगा ए, शौरसेनी प्राकृत। मार्कंडेय ने मागधी की उत्पत्ति किससे मानी है? शौरसेनी प्राकृत से। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के उपदेशों के संकलन को आगम कहा जाता है। इन उपदेशों की भाषा क्या थी? विकल्प हैं शौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, पाली। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा सी, अर्धमागधी प्राकृत। जो आगम थे उनकी भाषा क्या थी? अर्धमागधी प्राकृत। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, र के स्थान पर ल का उच्चारण किस प्राकृत में देखने को मिलता है? विकल्प है शौरसेनी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, मागधी प्राकृत या प्रथम प्राकृत। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी, मागधी प्राकृत। मागधी प्राकृत में र के स्थान पर ल का उच्चारण अधिक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आधुनिक भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश की है? विकल्प है पश्चिमी हिंदी, लहंदा, मराठी, पूर्वी हिंदी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा डी, पूर्वी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू हैं जिन्होंने, विकल्प है 10वीं शताब्दी में भविष्यक्ता कहा की रचना की, पयोम चर्यु, रिठनेमी चर्यु की रचना की, महापुराण की रचना की या करकंक चर्यु की रचना की। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा बी, पयोमचर्यु, रिठनेमिचर्यु की रचना किसने की? स्वयंभू ने। भविष्यक्ता कहाँ की थी? किसका भविष्य अच्छा होगा? जिसके पास धन होगा, तो ये धनपाल की थी। महापुराण जानते ही हो किसकी है? पुष्पदंत की है। कि अगर हम किसी को पुष्प दे देते तो पूरी की पूरी क्या बन जाती है? महापुराण बन जाती है। तो इस तरह से हमने अच्छे से ये सभी पढ़ी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी भारतीय आर्य भाषा पश्चिमी गोर्डियन की भाषा नहीं है? विकल्प है राजस्थानी, पंजाबी, सिंधी, गढ़वाली। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। बाईस का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, गढ़वाली। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के पश्चात भी इसका क्षेत्र संपूर्ण भारत नहीं है, क्योंकि? पहला विकल्प दिया गया, केवल उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को हिंदी प्रदेश कहा जाता है। दूसरा विकल्प हमारे समक्ष दिया गया है, राजनीतिक स्वार्थ हितों के कारण इसे कुछ ही राज्यों में मान्यता प्राप्त है। तीसरा है, दक्षिणी भारत में हिंदी भाषी लोगों की संख्या बहुत कम है। चौथा है, आर्यों का प्रभुत्व संपूर्ण देश में नहीं था। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। क्वेश्चन पुनः दोहरा देती हूँ। क्वेश्चन हमारे समक्ष है, हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के पश्चात भी इसका क्षेत्र संपूर्ण भारत नहीं है, क्योंकि? प्रथम विकल्प था, केवल उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को हिंदी प्रदेश कहा जाता है। बाकी विकल्प आपके समक्ष हैं। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा? आंसर हो जाएगा बी, कि राजनीतिक स्वार्थ हितों के कारण इसे कुछ ही राज्यों में मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? विकल्प है अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, बुंदेली। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, बुंदेली। आप सभी जानते हो कि बुंदेली जो है वो पूर्वी हिंदी की भाषा नहीं है। पूर्वी हिंदी में 3 ही आती है आपके, अवधी आती है, छत्तीसगढ़ी आती है और बघेली आती है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? विकल्प है कन्नौजी, ब्रजभाषा, अवधी, कोरवी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सी, अवधी। अवधी जानते हैं ये पश्चिमी हिंदी की नहीं, किसकी? पूर्वी हिंदी की है। बाकी ब्रजभाषा है, कोरवी है, कन्नौजी है, ये सभी किसकी हैं? आपकी पश्चिमी हिंदी की भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, बेटा, गड्ढी जैसे द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग किस बोली की प्रमुख विशेषता है? विकल्प है पूर्वी हिंदी की बघेली, पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी की ब्रजभाषा, पूर्वी हिंदी की अवधी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली। जो खड़ी बोली है उसमें द्वित्व व्यंजनों की प्रभुता हमें मिलती है। बोली की विशेषताओं में देखा हमने कि जो खड़ी बोली है उसके अंदर द्वित्व जो व्यंजन होते हैं उनकी प्रधानता मिलती है। जैसे टे टे आ गया हमारे पास, है ना। एक द्वित्व व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिसका एक आधा और एक पूरा जो है वो उसी का तत्व होता है। जैसे हम ये कहें, जैसे हमने कहा कोई भी शब्द हमने ले लिया, जैसे से हमने कह दिया, तो ये जो आधा स है ये इस स का ही क्या है? तत्व है, इसी का बना हुआ है, इसी से बनने वाला है। तो ये क्या बोलेंगे? द्वित्व व्यंजन कहलाएंगे। कुछ व्यंजन हमारे ऐसे होते हैं, जैसे हमारे समक्ष एक आता है संयुक्त व्यंजन, आप सभी जानते ही होंगे। एक होते हैं संयुक्त व्यंजन, एक होते हैं द्वित्व व्यंजन, और तीसरे क्या होते हैं? वर्ण संयोग या वर्ण गुच्छ होता है। तीनों को ध्यान से समझिए। द्वित्व व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिसमें एक आधा और एक पूरा उसी का तत्व होता है। संयुक्त व्यंजन जैसे 4 होते हैं हिंदी में, आप जानते हो कि आपका कै प्लस से कौन सा बन जाता है? श बन जाता है। तो ये आपका संयुक्त व्यंजन हुआ, क्योंकि इसमें दोनों अलग अलग तत्व के हैं, लेकिन संयुक्त क्यों कहलाया? कि इसका उच्चारण भी एक झटके में ही किया जाता है, तो इसके लिए इसको संयुक्त कहते हैं। और जो वर्णगुच्छ होता है, तीसरा होता है वर्णगुच्छ। तो वर्णगुच्छ के अंदर कोई भी 2 वर्ण आपस में मिलते हैं, एक आधा और एक पूरा, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे हमने ये कहा, कोई भी ले लिया, त्व शब्द ले लिया, तो इसमें एक आधा तय है और एक वह है। तो ये जो वह है, तय और वह है, ये दोनों अलग अलग हैं और इनका उच्चारण भी अलग अलग ही किया जा रहा है। इसलिए ना तो ये संयुक्त कहलाए, अगर एक झटके में उच्चारण होता तो संयुक्त बनते, अगर एक का ही दूसरा तत्व होता तो द्वित्व बनते, लेकिन दोनों अलग अलग हैं और दोनों का उच्चारण भी अलग होता है, इसलिए इसको वर्ण गुच्छ कहा जाता है या व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। तो जो द्वित्व व्यंजन होते हैं उनकी अधिकता कहाँ पाई जाती है? आपकी खड़ी बोली में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बोली को जॉर्ज गिरियर्सन ने बांगरू नाम दिया था? विकल्प है कोरवी, छत्तीसगढ़ी, अवधी, हरियाणवी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हरियाणवी। आप सभी जानते हो कि हरियाणवी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? बांगरू नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बार इस तरह से पूछा गया है कि हरियाणवी को बांगरू नाम किसने दिया? तो किसने दिया? जॉर्ज गिरियर्सन ने। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड में बुंदेली बोली जाती है, यह बोली उत्तर प्रदेश में कहाँ बोली जाती है? विकल्प है कानपुर, हरदोई, मिर्ज़ापुर, बांदा, लखनऊ, बहराइच, झांसी, उरई। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश में कहाँ बोली जाती है? ये झांसी और
उरई में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में कन्नौजी का क्षेत्र है। विकल्प है फर्रुखाबाद हरदोई, भागलपुर पटना, मथुरा वाराणसी, सुल्तानपुर गाजीपुर। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। कन्नौजी का क्षेत्र सभी ने निर्धारित कर ही दिया, क्या हो जाएगा? फर्रुखाबाद हरदोई। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 हमारे समक्ष दिया गया है, निम्न में राजधानी हिंदी की बोली है, निम्न में राजस्थानी हिंदी की बोली है। विकल्प है मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, ये सभी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा ये सभी। आखिरी क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके समक्ष था। आज का ये क्वेश्चन सीरीज जो है ये हमारी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों 30 क्वेश्चन थे और बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, आप सभी जानते भी हैं, लेकिन आसान में से भी कितने सही हुए ये मत देखिए, गलत कितने हुए ये अवश्य कमेंट करके बताइए और सोचिए क्यों गलत हुए। बाकी इसे आगे इस सीरीज को कल की क्लास में बढ़ाते हैं और ये लगभग हिंदी का जो उद्भव और विकास है उससे संबंधित 4 से 5 वीडियो मैं आपके समक्ष लेकर आऊँगी। आपको देखना है कि आपकी गलती कहाँ हो रही है और कितनी इस पर आपकी पकड़ है, क्योंकि जो भी टॉपिक हम करते हैं ना उसको ऐसा कीजिए कि इसमें से अगर क्वेश्चन आए तो एक भी हमारा ना छूटे। इस तरह की तैयार कीजिए, तब जाके तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तब जाके कोई एग्ज़ाम फाइट कर पाओगे। ऐसा ही नहीं बहुत पढ़ लिया, हमें ना 50% आता है, पहले तो 20% ही आता था, मैम ऐसी तैयारी की, अब तो हमें 50% आने लगा। भाई 50% से भी आपका काम नहीं बनने वाला है। काम कब बनेगा? जब आपको 99% वो टॉपिक क्लियर होगा, 99% आपको टॉपिक आएगा, इतना अधिकार बन जाए, उस समय कहना हम मसीहा बन गए हैं, और उस समय आपके रिजल्ट को कोई नहीं रोक सकता। उसी समय सिलेक्शन आपके चरणों में आएगा। लेकिन पहले इतनी तैयारी तो कीजिए कि हम किसी को भी अपने चरणों में झुकाने की योग्यता रखें, और योग्यता किससे आएगी? मेहनत से आएगी। मेहनत कीजिए, योग्यता ग्रहण कीजिए और अपनी सफलता को अपने चरणों में लाकर रख दीजिए। तो कमेंट करके अवश्य बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। बाकी अगली सीरीज में मिलते हैं। धन्यवाद।